हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग कक्षा 7 का इतिहास का बुक रीडिंग कर रहे हैं और साथ ही क्वेश्चन आंसर को भी करते चले जा रहे हैं। तो जैसा कि कक्षा 7 का अध्याय 6 तक हम लोग देख चुके थे, आज का सेशन में हम लोग अध्याय 7 देखेंगे, यानी चैप्टर 7, जिसका नाम है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो इस टॉपिक में हम लोग को क्या पढ़ना है? जनजातियों के बारे में पढ़ना है, खानाबदोश के बारे में पढ़ना है। खानाबदोश का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह घुमंतु लोग हुआ करते थे, अपने खानाबदोश के तलाश में इधर उधर घुमा करते थे। और क्या पढ़ना है? तो एक जगह बसे हुए समुदाय, मतलब कैसे फिर उन लोग एक जगह पे निवास करना शुरू किए, किस तरह से। तो ये सभी हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि और भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बोला जा रहा है अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। क्या हुआ था कि अध्याय 2 जो हम लोग पढ़े थे और 3 और 4, उस समय क्या हो रहा था उसमें कि जो भी राज्य थे उनका उत्थान हो रहा था, कहीं विकसित हो रहा था और उनका पतन हो रहा था। इसी उठापटक के बीच कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। जब इस तरह की घटनाएं हो रही थी, उसी दौरान क्या होता था कि कलाओं और दस्तकारी उत्पादक गतिविधियां की नई किस्में शहरों तथा गांवों में फल फूल रही थी, यानी विकसित हो रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। क्या हुआ कि एक अंतराल के बाद कई राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए, लेकिन हर जगह सामाजिक परिवर्तन एक समान नहीं था, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। बोला जा रहा है इस उपमहाद्वीप का मतलब क्या कि भारतीय महाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। क्या था कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्या था कि जो भी जाति थे और समाज थे वह वर्ण के अनुसार पहले से ही नियमानुसार विभाजित थे, विभक्त थे, बटे हुए थे। ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे, और इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। इससे क्या हुआ कि नीच जाति, ऊंच जाति, गरीब, अमीर, इन सभी के बीचों का जो दूरियां थी, फासला बढ़ते गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता, जो कि एक जगह का नाम है अलबत्ता, दूसरे तरह के समाज में भी उस समय मौजूद थे। अलबत्ता जो थे दूसरे तरह के समाज में भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता था। जनजातियाँ किसे कहा जाता था? जो कि असमान वर्गों में विभाजित नहीं हुआ करते थे, उन्हें जाति का दर्जा नहीं दिया गया था, उन्हें जनजाति के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन किया करती थी,
क्या करते थे, जनजातियाँ अपनी जीविका चलाते थे खेती के दौरान। खेती ही उनका महत्वपूर्ण केंद्र था, उनके खाने पीने के लिए, जीविका पालन पोषण करने के लिए। कुछ दूसरी जनजातियाँ के लोग शिकारी हुआ करते थे, शिकारी संग्राहक या पशुपालक थे। और कुछ जनजातियाँ जो होते थे वह शिकारी संग्राहक होते थे और पशुपालक भी होते थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहती थी। जनजातियाँ समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर परिवार के बीच इनका बंटवारा हुआ करता था, यानी करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। जनजातियां अक्सर कैसे जगहों पर निवास करते थे? जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान जैसे दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास किया करते थे। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। कभी कभी क्या होता था कि इनसे जो बड़े जाति के वर्ग होते थे उनसे इनका टकराव होता था, लड़ाई झगड़ा होते थे, तो इसमें इनका संघर्ष होता था अपने जाति के मूलतः प्रकृति को बचाना, और इसमें यह साकार भी हुआ करते थे। लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया था। जो टकराव होते थे उससे क्या होते थे कि धीरे धीरे समाज में इनकी प्रवृत्तियाँ बदलने लगी थी। अगला टॉपिक आता है जनजातीय लोग कौन थे। जो जनजातीय थे वह लोग कौन थे? तो समकालीन इतिहासकारों, मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। जो जनजातीय होते थे वह लिखित दस्तावेज जो होते थे, लिखित अभिलेख वगैरह दस्तावेज वे नहीं लिखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण किया करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों को इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को ही इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो जनजातीय हैं वह भारत के लगभग हर क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता है। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खंखोर, जो पंजाब है उसमें खंखोर जनजाति 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान बहुत प्रभावशाली हो गए थे। लगभग आज से 800-700 साल पहले 13वीं एवं 14वीं शताब्दी में पंजाब में कौन सी जनजाति? खोखर जनजाति, यह याद रखिएगा। यहाँ बाद में खक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान खक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुग़लों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंघा और अरघुन, एक मिनट, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी जिसे बलोच कहा जाता था। उत्तर पश्चिम में एक और जनजाति थी जो कि शक्तिशाली थी। कौन सी जनजाति थी? वह बलोच जनजाति थी। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे होते थे। कुल यानी कुल का मतलब क्या होता है? परिवार या घरों में के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज के संतान होने का दावा करते हैं। मतलब एक ही पूर्वज के, उसके बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, मतलब इस तरह के जो प्रवृत्तियां हैं उसको
पूर्वज के नाम से, कुल के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी हिमालय गड्डी गड़ियों की जनजाति रहती थी। गड्डी और गडेरियों की जनजाति हुआ करती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियां का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजमान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरे तरह अधीन नहीं बनाए गए थे और औरंगजेब के समय में मुग़ल सेनाओं ने चेर लोगों के लिए कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, अपने अंदर इनको बना लिया था। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों को मुंडा और संथाल कहा गया। यद्यपि यह उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों, कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहा करते थे। कुछ लोग दक्षिण में कोरागा, वेतर, मरवार और दूसरी जनजातियों का भी विशाल आबादी हुआ करती थी। भीलों की बड़ी जनजातियाँ पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि ज़मींदार बन चुके थे। जनजातियाँ क्या हुआ कि कहीं एक जगह बसे वह वहाँ के खेतिहर बन गए और ज़मींदार भी हो गए थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। जो भीलों का कई कुल था, तब भी क्या हुआ कि शिकारी संग्राहक ही बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंडा लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। जो गोंडा जनजाति थे वह कहाँ पे बड़ी तादाद में थे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है अनाज को समेटते हुए। अगला टॉपिक है खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। तो खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर रहता था। जो खाना बदोश जो रहते थे वे क्या होते थे? चरवाहे अपने जानवर पर ही निर्भर रहते थे और जानवर के साथ दूर दूर तक वह घूमते रहते थे और उनका दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर रहते थे। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसे ही यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है 3 में, यह घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखला भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। एवं यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है और मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बाजरे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाज़ारों तक पहुंचाते थे। 1 मिनट। कपड़े, बर्तन और ऐसे ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय किया करते थे। विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय यानी पैसा देकर नहीं लिया जाता था। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, आपस में अदल बदल करना विनिमय कहलाता है। जैसे कोई गेहूं दे दिया, उसके बदले हम लोग चावल ले लिए। तो इस तरह के कार्य जो होता है, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेन देन करना, वही विनिमय कहलाता है। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी किया करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों को खरीद और फरोख्त करते थे। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, यह पढ़ लेते हैं। 1 मिनट। खाना बदोश और भ्रमण समूह। खाना बदोश घुमंतू लोग होते थे। उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। इसी तरह दस्तक, फेरी वाले और नृत्यक, गायक और अन्य
तामसीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते थे और खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते थे जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। तो इस तरह से होते थे खानाबदोश और घुमंतू लोग। चलिए टॉपिक में आते हैं। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां यानी उनका जो भी कारवां होता था यानी टाडा कहलाता था। कारवां के मतलब टाडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बाजरों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए किया करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बाजरे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुग़ल सेना के लिए खदानों की ढुलाई का काम किया करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे, इस तरह से बताए गए हैं। बाजरे के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दिए गए हैं, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। बाजरे 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी जिसका नाम था पीटर मंडी ने बाजरों का वर्णन किया है। किसने किया है? पीटर मंडी ने। सुबह हमारी मुलाकात बाजरों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बाजरे लोग अपनी पूरी गृह गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते थे। कई बार वे सौदागर के द्वारा भाड़े पर गाय बैल उनके भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे और अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते और उस जगह ले जाते जहाँ वह महंगा है। क्या करते थे ये लोग कि जहाँ पे सस्ता अनाज होता था वहाँ से खरीदते थे और जहाँ पे महंगा अनाज है वहाँ पर ले जाकर व्यापार किया करते थे। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते थे जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 600-700 तक लोग हो सकते हैं और वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैल पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चराने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता है। पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बाजरों के तौर तरीके से यह किन मायनों में भिन्न या समान है। तो आजकल तो अब इस तरह के कार्य नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत से गाड़ियाँ, मोटर इत्यादि बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह जो चित्र दिखाया गया है कास्य मगरमच्छ कुटिया कौड जनजाति उड़ीसा का यह चित्र है मगरमच्छ का। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम भी किया करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों को विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करते थे। ये लोग रस्सी सकड़ने की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागर का काम किया करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे। आगे है बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई, जो दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक
को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातिया का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञ प्राप्त शिल्पों सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मण द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। क्या हुआ कि कामों के अनुसार जातियों को अपना अपना जाति दिया गया। किनके द्वारा? ब्राह्मणों द्वारा। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, जो कि तालुक में स्थित उदयकोंडा उदय के 12वीं शताब्दी के अभिलेख ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथ करो, जिसका शाब्दिक अर्थ है रथ बनाने वाले लोग। रथ करो का मतलब जो रथ बनाने वाले लोग होते हैं, कि सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए, जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वारा बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। 11वीं और 12वीं सदी आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत ग्रोथों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हून, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से भी आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजाति में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का भी इस्तेमाल किया थे। शासकों के रूप में राजपूतों गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोग अनुसरण किया करते थे। धीरे धीरे ब्राह्मण के समर्थन से कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था और वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था में इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई थी। और क्या हुआ था कि राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज का सेशन यहीं तक लिखते हैं और इससे आगे का सेशन अगले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।